Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all the viewers. Hope so you all will be fine. आज होप सो कि हमारा लास्ट लेक्चर हो चैप्टर 2 का. आज का टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस. डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड. क्योंकि हम बायोलॉजिकल मेथड पढ़ रहे हैं, हमने सारा मेथड पढ़ लिया है. एंड पे डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस वाला टॉपिक है. Data can be defined as the information such as names, dates or values made from observations and experimentations. कोई भी ऐसा डाटा, कोई भी ऐसा नेम, वैल्यू, जो भी हम किस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके उसको एक्सपेरिमेंट करके जो भी चीज़ हम कलेक्ट करते हैं, जो रिज़ल्ट निकलता है, उसको हम डाटा कहते हैं. Data organization. In order to formulate and then to test hypothesis, scientists collect and organize data. जब उन्होंने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना होता है साइंटिस्ट ने, तो वो एक डाटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, एक पीस ऑफ कलेक्शन आप कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, और उसको वो डाटा का नाम देते हैं. प्रियर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट करने से पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड्स. एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो साइंटिस्ट है उसके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम बात है उसके लिए कि वो क्या करे, डाटा कलेक्ट उसने किन मेथड से किया, किस बेस पे किया, क्यों किया, कैसे किया, वो सारा जो मेथड है वो उसको बताए, एक्सप्लेन करे. इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट. इससे ये पता चलता है कि अब जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो कितना अच्छा है, कितना अथेंटिक है, कितना जो साइंटिस्ट है वो कॉन्फिडेंट है अपने एक्सपेरिमेंट को लेके. डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स. डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन. अब एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उसके बाद डाटा एनालिसिस होगा ताकि प्रूव या डिसप्रूव किया जाए कि हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं ठीक. इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. इसको कैसे हम कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड की एप्लीकेशंस है दो, रेशियो और प्रोपोर्शन. उससे when a relation between two numbers, for example a and b, is expressed in terms of quotient a over b, it is called the ratio of one number to the other. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर तो रिलेशन हो दो नंबर्स के दरमियान a और b और उनको हम एक्सप्रेस करें a ओवर b की फॉर्म में, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये रेशियो ऑफ वन नंबर टू अदर नंबर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेशियो ऑफ a टू b है. रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन और कॉलन मार्क बिटवीन टू नंबर्स. For example, the ratio between 50 malarial patients and 150 normal persons is 1:3. आप 50 रेशो 150 लिखें, जब आप इनकी कटिंग करेंगे या आप 150 को 50 पे डिवाइड करें तो 1:3 आंसर आएगा. प्रोपोर्शनल, अब रेशियो का वहाँ तक था टॉपिक. नेक्स्ट है प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशियोज बाय साइन ऑफ इक्वालिटी. इक्वल साइन से अब इनको जोड़ना है. फॉर एग्जाम्पल a/b इज़ इक्वल टू c/d. दो रेशियोज़ को इक्वल से जोड़ना. दिस प्रोपोर्शन में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज a/b प्रोपोर्शन c/d. व्हेन थ्री वैल्यूज़ इन अ प्रोपोर्शन आर नाउन, द फोर्थ वन x कैन बी कैलकुलेटेड. अगर हमें 4 का पता है, फॉर 3 का पता है a b c, तो d को हम फाइंड कर सकते हैं सबको एक तरफ ला के. ये आप काफ़ी बार मैथ के क्वेश्चन में भी कर चुके होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy persons. In the previous experiment, he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. Now he uses the proportion rule. अब वो क्या कह रहे हैं कि एक बायोलॉजिस्ट है, उसने चेक करना है कि कितने जो स्पैरोज़ हैं उनको मलेरिया हो गया है जब उसने मॉस्किटोज़ से उनको कटवाया है. जब उसने पहले उसने 100 हेल्दी स्पैरोज़ लिए हैं, फिर उसने जो साइंटिस्ट है उसने कुछ मॉस्किटोज़ को अलाउ किया कि वो 20 स्पैरोज़ को बाइट करे, जिनमें से 14 जो है उनको मलेरिया हो गया है. अब कितनों को नहीं हुआ आप समझ लें कि वो फोर्थ है और वो अननाउन है. एक हमारे पास आ गई वैल्यू 100 हेल्दी स्पैरोज़, एक 20 स्पैरोज़ जो मलेरियल है, एक 14 और एक जो फोर्थ है वो हमारे लिए अननाउन है. ए बी सी का हमें पता है, डी का नहीं पता. वो डी हम फाइंड कर सकते हैं इस प्रोपोर्शन से, जिससे डाटा एनालिसिस भी हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो ठीक था कि नहीं था ठीक. जैसे यहाँ पे देखें, फर्स्ट रेशियो क्या है, 14 आउट ऑफ 20 में से 14 जो है उनको मलेरिया हो गया था. सेकंड रेशियो क्या है, एक को हमने x रख लिया और एक को हमने 100 हेल्दी स्पैरोज रख लिया. जब हमने इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा है तो 14:20 प्रोपोर्शन x/100. जब इसको हमने
आपस में वो किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, x ओवर 100, 14 ओवर 20। रेशियो का मतलब हमने क्या पहले पीछे पढ़ा है कि ओवर भी हो सकता है, ओके। तो 14 ओवर 20 और x ओवर 100, और जब हमने इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर क्या आया है, x इज़ इक्वल टू 70। या आप ऊपर जो प्रोपोर्शन वाली जगह है वहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x को एक साइड पे रख लें और 14 ओवर 20 है ना, और 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर भी वही आपका आंसर आएगा 70। इट मीन्स 70 आउट ऑफ स्पैरोज गेट मलेरिया। Scientists are thus a means of statistics are thus a means of summarizing data through the calculation of mean value। अब वो क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक मीन है, एक सोर्स है किसका, ताकि डाटा समराइज हो सके, कैलकुलेशन हो सके। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो भी हमारे पास डाटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सके, विच कैन बी समराइज्ड एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स, जिससे हम समराइज इकट्ठा कर सकें एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर सकें। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। बायोलॉजिकल मैथड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है जिसमें नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स यूज़ होता है वो है जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन इंटरेक्शंस। नेक्स्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। ये सारी मैथ से रिलेटेड है। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आती है। हमारा चैप्टर 2 आज ख़त्म हुआ है। उम्मीद है आप सबको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।